हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारेसस विजन। ये सेशन बहुत टाइम के बाद हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले अभी तक हमारी आपकी मुलाकात गूगल मीट के जरिए या टीचमेंट के थ्रू होती थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम में सुधार हुआ और मैं भी थोड़ा सा अपने कॉलेज के कई सारे जरूरी कामों को निपटा करके फ्री हुआ, तो मुझे लगा कि फिर से आपके बीच में वही सेशन शुरू किया जाए, क्योंकि एक लाइफ टाइम ये अचीवमेंट होगी हमारी और आपकी, इस तरीके से जुड़े रहना। ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे नथानियल हॉथॉर्न के बारे में और उनका नॉवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, लिटरेचर में अभी तक हम जिन नॉवेलिस्ट को लेकर के बात कर रहे थे वो बेसिकली इंग्लिश राइटर्स थे, यानी कि वो इंग्लैंड के थे, और अभी से शुरुआत हो रही है किनकी, अमेरिकन राइटर्स की। और ये हमारे पास नाम है कौन सा, नथानियल हॉथॉर्न, उनका नॉवेल द स्कारलेट लेटर। इस नॉवेल को पढ़ाने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूं प्यूरिटन हिस्ट्री को लेकर के। इस नॉवेल की जो सेटिंग है, ठीक है, वो है 1642 में, यानी कि 1642। और अगर आप अंग्रेजी साहित्य के इतिहास की ओर देखेंगे तो वहां पर आपको यह महसूस होगा कि 1642 वो दौर था जब इंग्लैंड में सिविल वॉर्स या सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। ये किसके बीच में था? ये था राजा के बीच में, यानी जो किंग है, कैवेलरी, और उसके अपोजिशन में थे विग्स यानी राउंड हेड्स, पार्लियामेंट की सेनाएं। ओलिवर क्रॉमवेल इनका लीडर था। और बाद में 1649 में क्या किया जाता है, चार्ल्स फर्स्ट जो समय के राजा थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और वहां पर एक कॉमनवेल्थ लीडरशिप स्टार्ट होती है ओलिवर क्रॉमवेल को लेकर के। कौन था ओलिवर क्रॉमवेल? ओलिवर क्रॉमवेल एक प्यूरिटन लीडर था। प्यूरिटन्स कौन थे? ये वही लोग थे जो प्योरिटी में यकीन रखते थे। प्योरिटी किसकी आइडियोलॉजी है? प्लेटो की। और प्लेटो का मानना था कि किसी भी तरीके की समाज में इमोशंस को लेकर के बातें नहीं होनी चाहिए। और यहां पर जो प्रोटेस्टेंट धर्म आया मार्टिन लूथर के लीडरशिप में, प्रोटेस्टेंट्स में जो एक्सट्रीम फॉर्म हुए, यहां पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी एज ही है प्यूरिटन एज के नाम से जिसे हम जानते हैं। प्रोटेस्टेंट्स का जो एक्सट्रीम फॉर्म था वो बन गया क्या, प्यूरिटन, नियमों को लेकर के अपने एकदम से सख्त। जिस तरीके से हमारे यहां पर इस्लाम में कई सारी विचारधाराएं हैं जहां पर क्या होता है कि शरीयत जो है वो इनकी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, हादिस जो है वो लिबरल है। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि जो प्यूरिटन्स हैं वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और वही दौर था कि इंग्लैंड से क्या होता है, प्यूरिटन्स सेल करके, यानी कि वो यात्रा करके पहुंच जाते हैं और अमेरिका में। और अमेरिका में एक जगह जो आपको यहां से देखने पर पश्चिम में नजर आएगी, क्या होता है, अमेरिका के पश्चिम में, वहां पर न्यू इंग्लैंड नाम की जगह को एस्टैब्लिश करते हैं। ये जो न्यू इंग्लैंड कॉलोनी थी, बाद में क्या होता है, अमेरिका में सिविल वॉर होता है और उसके बाद ये वहां पे यूनाइट होते हैं। लेकिन न्यू इंग्लैंड, ठीक है, प्योरली वहां पे डोमिनेंस था किसका, उन ब्रिटिश लोगों का जो इंग्लैंड से माइग्रेट होकर के अमेरिका गए हुए थे। अब इस नॉवेल की सेटिंग वैसी ही है, उसी दौर की। इस नॉवेल का जो नरेटर है द स्कारलेट लेटर का, वो क्या कर रहा है, वो एक अननेम्ड, उसका कोई नाम नहीं, गुमनाम है, वो एक वेयर हाउस सर्वेयर है। और वो 200 साल पहले एक घटना घटी है 1642 में, उसको वो नरेट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि वो राइटर है, लेकिन हमारे पास इसके पूरे ठोस जो है प्रमाण नहीं है कि हाँ वो नथानियल हॉथॉर्न ही है या नहीं। नथानियल हॉथॉर्न खुद उसी न्यू इंग्लैंड की रेस से, यानी प्यूरिटन रेस से बिलोंग करते थे। और अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि जज हुआ करते थे और विचेस का ट्रायल किया। विचेस यानी कि अमेरिका में, इंग्लैंड में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि किसी महिला को वहां पर विच घोषित कर दिया जाता है। कभी आप रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन के केसेस में, कॉवर्ली पेपर्स में कैरेक्टर ऑफ मूल वाइट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंग्लैंड में किसी महिला को विच घोषित कर दिया जाता था। कई सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा।
और बाद में विच मतलब चुड़ैल घोषित करके उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अब नथानियल हॉथॉर्न का जो रिकॉर्ड रहा है उनके परिवार का वो वही वाला है। अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के इस शर्मनाक रवैये को लेकर के नथानियल हॉथॉर्न ने क्या किया था, अपने नाम में W जोड़ लिया था, ताकि यही ना पता चले कि ये किस रेस से, किस जो है क्लैन से ये बिलोंग करते हैं। स्कारलेट लेटर उसी प्योरिटन रूल्स को, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हुए नॉवेल लिखा गया है, जहां पर एक महिला है, ठीक है, और वो महिला, उसके ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगा हुआ है। अपनी पति की गैर मौजूदगी में रहते हुए she has established relationship with a man and the name of that man can't be disclosed. She never discloses that name. और इस बात को लेकर के उसको वहां पे पनिशमेंट मिली हुई है कि वो अपने, ठीक है, यहां पर सीने पर एक ए नाम का, स्कारलेट का मतलब होता है रेड, ठीक है, गाढ़ा लाल कह सकते हैं, उस रंग का एक लेटर, एक अल्फाबेट पहनेगी जो बुना हुआ है, और वहां पर ए है जो स्टैंड करता है एडल्ट्री को लेकर के। दैट मीन्स when you see that woman you will realize that this is the lady who has established a relationship with a man who is not her husband. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पहले हम नथानियल हॉथॉर्न की बायोग्राफी में वहां पर किस तरीके से ये हैं और कैसे इनके मेजर वर्क्स हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं नॉवेल पर। चलिए, नथानियल हॉथॉर्न was born on July 4th, 1804, ठीक है, यानी कि जब नॉवेल लिखा जा रहा है, हिस्टोरिकल नॉवेल कह सकते हैं, 1642 में, तो उसके 1804 में, ठीक है, इन सलेम मैसेच्यूसेट्स टू नथानियल हॉथॉर्न। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या किया गया है, यहां पर इन्होंने अपने नाम को, ठीक है, चेंज किया है W को लगा करके। एंड एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग हॉथॉर्न, ये इनकी मां का नाम था। ही इज हेल्ड एज अमेरिकन शेक्सपियर, ठीक है, यहां पे आपको हो सकता है ये एक मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप एज कर लीजिएगा। और इनको क्या कहा जाता है, माना जाता है कि क्या है, अमेरिकन शेक्सपियर हैं। कहीं क्वेश्चन आपको मिल सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। इन 1816 में हिज फादर, उनके पिताजी, अ सी कैप्टन, जो क्या थे, सी कैप्टन थे, डाइज ऑफ येलो फीवर इन सरीनेम, ठीक है, किस बीमारी से, येलो फीवर से इनकी मौत हो जाती है। इन 1821 नथानियल अटेंड्स बॉर्डियन कॉलेज इन ब्रुंसविक, Maine, where he meets future literary figures such as Henry Wadsworth Longfellow and Franklin Pierce. S.W. Longfellow का नाम तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इनका कौन सा वर्क पढ़ा हुआ है 9th और 10th में, S.W. Longfellow का। In 1825 he graduates from Bowdoin College and returns to Salem. वहां से ग्रेजुएट होकर के सलेम वापस आ जाते हैं। In 1828 he publishes his first novel Fan Save, ठीक है, कौन सा, Fan Save, anonymously यानी बिना किसी नाम के, ये नॉवेल उनका पब्लिश होता है। In 1829 his mother Elizabeth Manning Hawthorne dies, ठीक है, उनकी मां की डेथ हो जाती है। In 1837 he publishes his first significant work Twice Told Tales, ठीक है, जो कि क्या है, a collection of short stories है। In 1839, Nathaniel Hawthorne meets and becomes engaged to Sophia Peabody. क्या नाम है, Sophia Peabody से। In 1842, he marries Sophia Peabody and moves to the Old Manse in Concord, Massachusetts. ठीक है। In 1846, he publishes Moses from an Old Manse. इस वर्क को Another collection of short stories, जो कि क्या है, short stories का एक दूसरा कलेक्शन है, ठीक है। In 1850 he publishes his most famous work The Scarlet Letter, ठीक है, क्या है, The Scarlet Letter, which explores themes of sin, guilt and redemption in Puritan New England, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है themes of sin,
ठीक है, गिल्ट एंड रिडेम्पशन इन प्योरिटन न्यू इंग्लैंड। कहां पर? प्योरिटन न्यू इंग्लैंड में। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्योरिटन न्यू इंग्लैंड का मतलब क्या है कि ये वही जगह है जहां पर क्या किया जा रहा है? प्योरिटन आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, और ये प्रोटेस्टेंटिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं। In 1851, the House of the Seven Gables is published. क्या किया जाता है? House of Seven Gables publish किया जाता है। Another novel set in New England and exploring themes of guilt and redemption. ठीक है, ये दूसरा नॉवल है। In 1852, Hawthorne publishes the Bethedale Romance, a novel inspired by his experiences at the Brook Farm Utopian Community. ठीक है। In 1853, he publishes Tanglewood Tales, a collection of Greek myths retold for children. Right? ये important work है, याद रखिएगा इसको। In 1853 to 1857, he serves as United States Consul in Liverpool, England. यानी ये बंदा हमारा डिप्लोमेट भी रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। राइटर होने के अलावा ये डिप्लोमेट भी थे। In 1858, he returns to the United States and settles in Concord, Massachusetts. In 1860, he publishes The Marble Faun, his last completed novel. ठीक है, याद रखिए कौन सा? The Marble Faun, his last completed novel है। Nathaniel Hawthorne died on May 19th, 1864. यानी इनकी मौत 19 मई 1864 को हो जाती है in Plymouth, New Hampshire, while on a trip with Franklin Pierce. He was buried in Sleepy Hollow Cemetery in Concord, Massachusetts. यानी ये वो जगह होती है जहां पर इनको दफनाया जाता है, ठीक है। फेमस वर्क्स। फैंसा 1828 में आया, हॉथॉर्न्स फर्स्ट नॉवेल, पब्लिश्ड एनोनिमसली, याद रखिएगा। ट्वाइस टोल्ड टेल्स, यानी ये दूसरा वर्क है जो इनके नाम को लेकर के आता है, याद रखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज शोकेसिंग हॉथॉर्न्स अर्ली लिटरेरी स्टाइल। तीसरा है ग्रैंडफादर्स चेयर 1840 में, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अबाउट न्यू इंग्लैंड हिस्ट्री। यानी न्यू इंग्लैंड जो जगह है ये डोमिनेट कर रही है, डोमिनेंट है इनके नॉवेल्स में, उसी तरीके से जैसे कि हमारे एक ऑथर हैं यूजीन ओ नील, उनके वर्क्स में ये आएगा। राइट। फेमस ओल्ड पीपल 1841 में आया वर्क, अनदर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल फिगर्स। बायोग्राफिकल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन 1842 में, मोर स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स। राइट। मोजेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस 1846 में आया, another collection of short stories including Young Goodman Brown and the Birthmark. ये शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि पॉपुलर हैं नथानियल हॉथॉर्न की। द स्कारलेट लेटर 1850 में आया नॉवेल, हॉथॉर्न्स मोस्ट फेमस नॉवेल। राइट, ये वही नॉवेल है जिसके लिए हॉथॉर्न जाने जाते हैं। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ सिन, गिल्ट एंड रिडेम्पशन इन प्योरिटन न्यू इंग्लैंड। कहां पर? प्योरिटन न्यू इंग्लैंड जगह पर। The House of the Seven Gables 1851 में आया, a novel set in New England revolving around the Pincian family and their ancestral home. ठीक है, Pincian family। अगला The Snow Image and Other Twice Told Tales 1851 में आया, another collection of Hawthorne's short stories। The Blithedale Romance, ठीक है, The Blithedale Romance 1852 में आया, a novel inspired by Hawthorne's experiences at the Brook Farm Utopian Community। A wonder book for girls and boys 1852 में आया, a collection of reimagined Greek myths for children, Tanglewood Tales, another collection of Greek myths and retold for children। Right? The Marble Faun 1860 में आया, Hawthorne's last completed novel set in Italy and exploring themes of sin and redemption। यानी कह सकते हैं कि sin and redemption का जो थीम है वो डोमिनेंट है नथानियल हॉथॉर्न के, ठीक है, नॉवेल्स में या वर्क्स में। अब आइए हमारा जो नॉवेल है आज का, द स्कारलेट लेटर, जो बयां करता है कहानी हेस्टर प्राइन की। हेस्टर प्राइन एक इमिग्रेंट है और उसने क्या किया है, रिलेशनशिप, ठीक है, बनाई हुई है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम वो नहीं बताना चाहती है।
ये जो नॉवेल है टोटल 24 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 24 चैप्टर्स में, और हर चैप्टर का एक अलग नाम भी है। पहला जो चैप्टर है वो एक प्रोलॉग की तरीके से ओपन होता है, जहां पर बताया जाता है कि नॉवेल किस तरीके से और कहां पर सेट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है किस तरीके से हेस्टर प्राइन को पनिशमेंट की एक जगह निर्धारित की गई है, जहां पर वो खड़ी है और 3 घंटे तक वो खड़ी होती है अपने बच्चे को लेकर के, और उससे पूछा जा रहा है कि उसका वो नाम बताया जाए जो इसके पाप में भागीदारी है जिसकी। लेकिन हेस्टर प्राइन उस नाम को डिस्क्लोज नहीं करती है। तभी भीड़ में उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। अब ये आदमी कौन है, इसको हम जानेंगे नॉवेल में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर्स को। पहला है कैरेक्टर हेस्टर प्राइन है, और यही क्या है, इस नॉवेल की प्रोटैगोनिस्ट हैं। प्रोटैगोनिस्ट वियर्स द स्कारलेट लेटर, समझ रहे हैं, ये स्कारलेट लेटर को पहनती हैं। ए का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है, एडल्ट्री एज पनिशमेंट फॉर एडल्ट्री। किसके लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, एडल्ट्री कमिट की हुई है, राइट। आगे देखिए पर्ल, पर्ल क्या है, इनकी बेटी है, और पर्ल ये वही बच्ची है, इलिस्टिमेट चाइल्ड है। कभी कभी इसको फेरी की बच्ची जो है कहा जाता है, फेरी की तरीके से है, लेकिन ये ऐसी बच्ची है जो गुस्सा भी बहुत करती है, कभी किसी के ऊपर पत्थर उठा करके फेंक दे रही है, और इस तरीके से हमें यह महसूस होता है कि ये कहीं इसके पाप का फल तो नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर बच्ची नाजायज है, इलिस्टिमेट है, तो ये क्या है, किसी का पाप ही है। और पर्ल की शैतानियों से बार बार उसे ये जो है महसूस कराया जा रहा है कि वो क्या है, डेविल की बच्ची है, एक शैतान की है, और वही डेविल इसके अंदर में है। हेस्टर उसको देख करके खुश होती है, लेकिन असल में वही उसके दुख का कारण भी है। जो भी कुछ वो सफर कर रही है वो सब कुछ उस बच्ची के कारण। इसका नाम क्या है, पर्ल, हेस्टर्स डॉटर, सिंबल ऑफ हर सिन एंड सोर्स ऑफ बोथ जॉय एंड एगनी, यानी क्या है, उसके पाप का ये प्रतीक है, और सोर्स है किसका, जॉय एंड एगनी, यानी पीड़ा और दुख दोनों का। ठीक है, पीड़ा और दुख और सुख सबका। रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल, ठीक है, ये वही आदमी है, कौन है, जो मिनिस्टर, मंत्री है, हु सीक्रेटली शेयर्स गिल्ट विथ हेस्टर, अपने अपराध को, ठीक है, हेस्टर के साथ शेयर कर रहा है, कह नहीं पा रहा है कि ये उसी की जो है बच्ची है, और वही जो है वहां पे उसके साथ संबंध है। फाइनली प्रोक्लेम कर देता है सबके सामने कि हाँ, मैंने ये पाप किया है। इस नॉवेल की जो सेटिंग है वो एक मेन जगह से होकर के फॉरेस्ट में भी है, जंगल में, जहां पर ये बंदा आर्थर डिम्सडेल हेस्टर और पर्ल का हाथ पकड़ करके जोर से चिल्लाता है कि हाँ, वो भी उतना ही गुनहगार है। और सिंबल तो इतने ज्यादा भरे हैं इस नॉवेल में कि जैसे ही चिल्ला रहा है, बादलों की जो है गड़गड़ाहट हो रही है, और वहां पर ए लेटर उसे दिखा हुआ महसूस हो रहा है कि यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिस गर्ल हेस्टर प्राइन, कि तुम भी बराबर के भागीदार हो। और आर्थर डिम्सडेल खुद भी छिपा करके अपने सीने पर ए लेटर को पहनता है। समझ रहे हैं, ये वही आदमी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट पहले एक स्टोरी हुआ करती थी, मधुलिका का कैरेक्टर, पुरस्कार। मधुलिका अपने ही, ठीक है, मंगेतर को पकड़वाती है, क्योंकि वो उसके राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, लेकिन बाद में सजा की बारी आती है तो वो खुद भी जाकर के राजा से कहती, तब मैं भी उसी सजा की बराबर की भागीदार हूं, मुझे भी वही सजा दी जाए। और वो जाकर के उस राजकुमार के साथ में खड़ी हो जाती है। यहां पर वही होता है, आर्थर डिम्सडेल जो है वो जाकर के बाद में हेस्टर प्राइन के साथ खड़ा हो जाता है कि हाँ, मैंने भी वही गुनाह किया है, मेरी भी सजा वही होनी चाहिए। और उस समय जब वो एक इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, रोजर चिलिंगवर्थ, हेस्टर्स वेंजफुल हस्बैंड, ये वही पति है, मौके पर भाग गया था, छोड़ दिया था इस, ठीक है, लड़की को, और अब ये देख करके कि उसकी पत्नी ने एडल्टरी कमिट की है, बदला लेने के फिराक में है, बिकम्स डिम्सडेल्स टॉर्मेंटर, और डिम्सडेल को टॉर्मेंट कर रहा है रोजर चिलिंगवर्थ, ठीक है। गवर्नर बेलिंगम
रिजिड प्यूरिटन लीडर, ये वही हैं जो प्यूरिटन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडियोलॉजी के हिसाब से ये है कि बच्ची की मां ने गलती की है, पाप किया है, और बच्ची को भी, पर्ल को भी उसके पास नहीं रहने दिया जाए, नहीं तो क्या होगा, उसकी मां के पाप का जो असर है वो उसके ऊपर आ जाएगा। क्या ऐसे नियमों से हम रूबरू हो रहे हैं। इन्वॉल्व इन हेस्टर्स पनिशमेंट, मिस्ट्रेस हिबिन्स हैं विडो, विधवा है, रूमर टू बी अ विच, ये वही है जो उसमें विचेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये वही है। रूमर टू बी अ विच एड्स एन एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन, क्या जो जादू टोना है उसको लेकर के दिखाया जा रहा है। रिवरेंड जॉन विल्सन सीनियर मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन हेस्टर्स पनिशमेंट। गवर्नर विंथ्रोप रिस्पेक्टेड कॉलोनियल लीडर डिसीज्ड प्रायर टू द नॉवेल्स इवेंट्स, ठीक है, क्या है, नॉवेल की घटनाएं घटे इससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। मास्टर ब्रैकेट जेलर हु ओवरसीज हेस्टर्स इम्प्रिजनमेंट, जॉन इंडियन सर्वेंट ऑफ गवर्नर बिलिंघम। रोजर विल्सन क्लर्जीमैन हैं, राइट। एल्डरकिंस फिशरमैन मछुआरा है। बार्थोलम्यू क्या है, सी कैप्टन है। एन हचिंसन मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनीज फाउंडिंग। किंग्स कमिश्नर, राजा के कमिश्नर्स हैं। इंग्लिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ओल्ड जनरल, ये कौन है, हर्मिट है। मास्टर ब्रैकेट्स नेव्यू अटेंड्स हेस्टर्स पनिशमेंट। वेरियस टाउन्स पीपल, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कोरस की तरीके से काम करते हुए समाज में फैली हुई जो बुराई अच्छाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप में बात कर रहे हैं। अच्छा, डिम्सडेल मर गया, ठीक है, ऐसी बात हुई रही होगी, वो जो है उसका किसी के साथ संबंध नहीं रहा होगा, वो तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा होगा, ऐसी सी बातें की जा रही हैं। तो ये वही लोग हैं, विटनेसेस टू हेस्टर्स पनिशमेंट एंड पार्टिसिपेट्स इन कम्युनिटी इवेंट्स, पार्टिसिपेंट्स इन कम्युनिटी इवेंट्स। चलिए अब आते हैं थीम्स पर। पहला थीम है सिन एंड गिल्ट। हेस्टर प्राइंस public shaming for adultery and Reverend Dimmesdale's private struggle with his sin illustrate how guilt can torment individuals both externally and internally। यानी हेस्टर प्राइन का जो सार्वजनिक रूप से उसकी जो है बेइज्जती की जा रही है, क्यों, क्योंकि उसने एडल्ट्री कमिट की है, और डिम्सडेल की व्यक्तिगत जो संघर्ष है, ठीक है, कि उसने भी अपराध किया हुआ है, ये दिखाता है ये किस तरीके से जो अपराध बोध है, ठीक है, वो टॉर्मेंट कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है अकेले इंसानों को, कैसे, एक्सटर्नली यानी बाहरी तौर पर, और इंटरनली यानी कि आंतरिक तौर दोनों पर। रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, पश्चाताप और क्या, ठीक है, ये अपराध बोध से मुक्त कर देना, माफ कर देना। डिस्पाइट द सीवियरिटी ऑफ देयर सिंस, ठीक है, अपने अपराधों की, अपने पापों की गंभीरता के बावजूद both Hester and Dimmesdale seek redemption and forgiveness। दोनों क्या ढूंढ रहे हैं, redemption और forgiveness। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ था। ये कोई पाप नहीं है, ये बस समाज का एक देखने का आईना है, एक नजरिया है लोगों का, समझ रहे हैं। अगला है सोशल जजमेंट एंड hypocrisy। The Puritan society depicted in the novel is characterized by strict moral codes and harsh जजमेंट्स। ये वही है प्यूरिटन्स का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, उसी को लेकर के। आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी, पर्ल, ठीक है, पहचान और क्या है, स्वयं का होना। पर्ल विद हर वाइल्ड एंड अनकन्वेंशनल नेचर, यानी कैसे, जो अपने शरारती और अनकन्वेंशनल का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि जो कन्वेंशन परंपराओं से हट करके उसका जो है नेचर है, इम्बॉडीज द थीम ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी क्या दिखाती है, इंडिविजुअलिटी है उसके अंदर, वो नहीं चलेगी जैसे समाज के हर बच्चे चलते हैं, नहीं चलेगी, कहते रहो तुम, ठीक है, वो क्या है उसके अंदर इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअलिटी है उस बच्ची के अंदर। फेट एंड फ्री विल, समझ रहे हैं, ये है एक थीम। पनिशमेंट एंड जस्टिस, द नॉवेल रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ पनिशमेंट एंड जस्टिस, यानी जो नॉवेल है वो क्वेश्चन उठाता है किस पर, ठीक है, सजा और न्याय को लेकर के, पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेस्टर्स पब्लिक ह्यूमिलिएशन, यानी जो हेस्टर को सार्वजनिक रूप से उसको क्या किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ठीक है, शर्मिंदा किया जा रहा है। एंड डिम्सडेल्स प्राइवेट सफरिंग, और डिम्सडेल जो अकेले सब कुछ सफर कर रहा है उसको लेकर के। सेटिंग्स, पहला क्या है, बॉस्टन जगह है। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द प्यूरिटन सेटलमेंट ऑफ बोस्टन, यानी ज्यादातर जो कहानी की चीजें हैं वो कहां पर,
बोस्टन में सेट हैं। This setting encompasses the strict and rigidly structured society of the colony where Puritan values and religious beliefs dominate daily life। जहां पर क्या है, ठीक है, प्यूरिटन जो वैल्यूज हैं और धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो लोगों की, आम लोगों की जिंदगी को डोमिनेट करती हैं। दूसरा है द मार्केट प्लेस। द मार्केट प्लेस सर्व्स एज a central location where public events such as Hester Price Punishment and other community gatherings। अगर ये वो जगह है जहां पर हेस्टर प्राइन को एक जगह पर ले जाकर के शर्मिंदा किया जाता है, उसको 3 घंटे तक वहां पे खड़ा किया जा रहा है, ठीक है, और वहीं पर उसकी मुलाकात उसके, ठीक है, पति से हो रही है, ये वही जगह है। उसके बाद है द स्कैफोल्ड। द स्कैफोल्ड क्या है, लोकेटेड इन द मार्केट प्लेस इज वेयर हेस्टर इज पब्लिकली सेम्ड एंड फोर्स्ड टू स्टैंड एज पनिशमेंट फॉर हर एडल्ट्री। ये वही जगह है जहां पर उसे खड़ा किया जा रहा है, याद रखिएगा। द प्रिजन, अब आते हैं जेल पर। हेस्टर इज इनिशियली इम्प्रिजन्ड इन अ सॉलिटरी सेल, यानी कहां पर उसे एक सेल में, यानी एक जेल में बंद कर दिया जाता है विद हर इन्फेंट डॉटर पर्ल, जहां पर उसकी मासूम बच्ची पर्ल भी उसके साथ है। द प्रिजन सिंबलाइजेस कन्फाइनमेंट एंड आइसोलेशन, और ये जो जेल है वो किसको दिखा रही है, प्रतीक है किसका, कन्फाइनमेंट, अकेलेपन का, और आइसोलेशन, तन्हाई का, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, शारीरिक और, ठीक है, मानसिक दोनों। एंड सर्व्स एज अ कंट्रास्ट टू द ओपन स्पेसेस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की जो खुली जगहें हैं उसका ये क्या है, कंट्रास्ट के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अगली जगह जो है द फॉरेस्ट, ये बड़ी सही जगह है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इंसानों के बीच में रह करके क्या है, आजाद नहीं है, ना तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी आप स्टेटमेंट देंगे तो उसे लपकने वाले लोग तैयार हैं। अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा हुआ होगा। तो ये जो जगह है वो इंसान की फ्रीडम को डिनोट कर रही है। कौन सा, फॉरेस्ट। इट सर्व्स एज अ सैंक्चुअरी, समझ रहे हैं किसका है वो, सैंक्चुअरी फॉर हेस्टर एंड डिम्सडेल वेयर दे कैन मोमेंटरली एस्केप द जजमेंट एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उससे वो बच सकते हैं उस जगह पर जाकर के। तो ये क्या है, ये एक सैंक्चुअरी का काम कर रही है। गवर्नर्स हॉल, ये एक जगह है। द रेजिडेंस ऑफ गवर्नर बेलिंगम सर्व्स एज अ सेटिंग फॉर ऑफिशियल गैदरिंग्स एंड मीटिंग्स विद इन द कॉलोनीज लीडरशिप, ठीक है। डिम्सडेल स्टडी, डिम्सडेल का स्टडी जो है, रेवरेंड डिम्सडेल स्टडी इज डिपिक्टेड एज अ प्राइवेट स्पेस वेयर ही ग्रैपल्स विद हिज इनर टर्मोइल एंड स्ट्रगल्स विद हिज कंसाइंस, ठीक है, पढ़ाई करता है जब वो, तो क्या कर रहा है, अपने आंतरिक टर्मोइल मतलब जो उलझन है और जो संघर्ष है, ठीक है, और अपनी चेतना से समझ सकता है कि हाँ स्थिति क्या है और कैसे उसे कोप अप करना है। आइए फेमस लाइंस ऑफ द नॉवेल। इट इज रिमार्केबल दैट पर्सन्स हु स्पेकुलेट द मोस्ट बोल्डली ऑफन कंफर्म विद द मोस्ट परफेक्ट क्विटिट्यूड टू द एक्सटर्नल रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और ये जो कोट है रिफ्लेक्ट्स ऑन द hypocrisy and conformity prevalent in society despite individuals harboring bold thoughts, यानी कितने भी आपके पास स्वतंत्र विचार हो जाएं लेकिन हाइपोक्रेसी जो है वो तो रहेगी ही। She had not known the weight until she felt the freedom, यानी उसे बोझ पता ही नहीं था, समझ रहे हैं, जब तक उसे आजादी की महसूस नहीं हुई, यानी आजादी की उसे जो है वो आजादी महसूस नहीं होती तब तक उसे वेट का पता ही नहीं था। This line highlights Hester Prynne's transformation as she embraces her identity and finds freedom in accepting her sin and its consequences। क्या होता है, लोग उसके ऊपर कह रहे हैं कि तुम पापीन हो, तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है जो नाजायज है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। अभी तक वो उस पाप से दबी हुई थी, लोग कहते रहे तुम बेवफा हो, तुमने अपने पति को धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया, बार बार उस बोझ से है, ठीक है, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर, ठीक है। और वो क्या है, उस समय से महसूस होता है कि क्या इन सब का मतलब होता है। कहते रहिए जो कहना है। नो मैन फॉर एनी कंसिडरेबल पीरियड कैन वियर वन फेस टू हिमसेल्फ एंड अनदर टू द मल्टीट्यूड विदाउट फाइनली गेटिंग बिविल्डर्ड एज टू विच मे बी ट्रू, ठीक है। नो मैन, कोई भी व्यक्ति नहीं, फॉर एनी कंसिडरेबल पीरियड यानी किसी भी समयावधि के लिए, कैन वियर वन फेस टू हिमसेल्फ एंड अनदर टू द मल्टीट्यूड, यानी एक चेहरा खुद के लिए रखे और दूसरा चेहरा दूसरों के लिए, समझ रहे हैं, असंख्य लोगों के लिए, विदाउट फाइनली गेटिंग बिविल्डर्ड एज टू विच मे बी द ट्रू, ठीक है, बगैर ये जाने की कौन सा सही है।
Reverend Dimmesdale's internal struggle with his identity and hypocrisy is encapsulated in this quote. यानी ये किसकी बातें हैं? Reverend Dimmesdale की बातें हैं, highlighting the theme of internal conflict की एक चेहरा हम अपना लिए हुए हैं, खुद को लेकर के एक चेहरा लेकर के झूठा चेहरा हम लोगों के सामने जा रहे हैं. A bodily disease which we look upon as whole and entire within itself may after all be but a symptom of some ailment in the spiritual part. ठीक है, ये कोट क्या करती है? सजेस्ट करती है अ कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एलिमेंट्स, यानी जो भौतिक हमारी शारीरिक जो परेशानियां हैं, दर्द है, एंड स्पिरिचुअल एफ्लिक्शंस, और जो हमारे धार्मिक, ठीक है, क्या है परेशानियां, उनको लेकर के emphasizing the novel's exploration of the consequences of sin on both body and soul. यानी नॉवल में, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या पाप को लेकर के, कहां पर, जो शरीर और आत्मा दोनों पर हैं वहां पर. Be not silent from any mistaken pity and tenderness for him, for believe me, Hester, though he were to step down from a high place and stand there beside thee on thy pedestal of shame, yet better were it so than to hide a guilty heart through life. ठीक है, this quote spoken by Roger Chillingworth to Hester Prynne underscores the importance of confronting one's guilt and acknowledging one's sins rather than hiding them. ठीक है, ये उसको टेम्प्ट कर रहा है कि तुम क्या करो, कि तुम्हारे ऊपर कोई दया दिखा रहा है एक पल के लिए, तो तुम उसका नाम छिपा करके जो है बच रही हो. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसका नाम ओपन करना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए. What we did had a consecration of its own. ठीक है, हमने जो कुछ किया उसके अपने परिणाम थे. Hester reflects on the sanctity of her love for Dimmesdale despite it being born out of sin. ठीक है, कितना भी कोई Dimmesdale को लेकर के उसकी बुराई करे कि उसने उसके साथ में धोखा दिया, जैसा भी हुआ, लेकिन हेस्टर को अपने प्यार पर यकीन है. The scarlet letter was her passport into regions where other women dared not tread. यानी ये जो स्कारलेट लेटर है, कौन सा, ए वाला, ये उसके लिए पासपोर्ट का काम करता था उन क्षेत्रों के लिए जहां पर दूसरी महिलाओं को आजादी नहीं थी कि वहां पर जाएं. यानी वो अब क्या है, जब दुनिया ने उसे बेशर्म मान ही लिया है, पापीन मान ही लिया, तो कहीं भी उसके लिए क्या है, आजादी है जाने की. ठीक है, कोई कहता रहे, कहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले से इतने बड़े पाप से बोझ में दबी हुई है. This line symbolizes the strength and resilience of Hester Prynne as she embraces her identity and finds empowerment in her own defiance of societal norms. ठीक है, अब की फैक्ट्स पे आते हैं इस नॉवेल के. There are 24 chapters in the novel. क्या है, 24 चैप्टर्स हैं, और सारे 24 चैप्टर्स के अलग अलग नेम भी हैं. ठीक है, अलग अलग नाम भी है. Hawthorne was so ashamed of his Puritan ancestors that he changed his name by adding W. ये क्या है, ये ऑथर की बात हो रही है. इनके नाम के पहले क्या था, W नहीं था बीच में, बाद में इन्होंने W ऐड कर लिया. क्यों? क्योंकि इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर या इनका जो एंसेस्टर्स, ठीक है, एक एंसेस्ट्रल जो बॉन्ड था लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, उसमें बहुत सारे पाप हुए थे, बहुत सारी बुराइयां हुई थी. ठीक है, The story begins in about 1642. याद रखिएगा, नॉवेल की कहानी कब शुरू हो रही है, 1642 में, और ये वही दौर है जब इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सिविल वॉर शुरू हो रहा है. The novel begins with an introduction. क्या है, इंट्रोडक्शन से शुरू हो रहा है, टाइटल्ड द कस्टम हाउस इंट्रोडक्टरी. याद रखिएगा, द कस्टम हाउस इंट्रोडक्टरी, ये पहला चैप्टर है इस नॉवेल का. द नरेटर इज एन अननेम्ड कस्टम हाउस सर्वेयर. याद रखिएगा, कौन है, एक कस्टम हाउस सर्वेयर है, who writes some 200 years after, यानी लगभग 200 साल बाद लिखता है, the events he describes took place, यानी एक घटना हुई है और उस घटना के 200 साल बाद. तो आप समझ सकते हैं, नॉवेल 1850 में आया है और स्टोरी सेट है 1642 में. इस तरीके से आप देखेंगे 208 साल का लगभग गैप यहां पर है. Hester Prynne stands 3 hours. याद रखिए, कितनी देर तक, 3 घंटे तक खड़ी होती है एज अ पनिशमेंट फॉर एडल्ट्री. ठीक है, शी हैज 3 month old child. कितने महीने का, 3 महीने की बच्ची. इसकी बेटी का नाम क्या है, पर्ल इसके हाथों में है. ठीक है, एट हर बॉजम. पर्ल हेस्टर्स एल्फ चाइल्ड. क्या कहा जाता है इसको, पर्ल को, हेस्टर की एल्फ चाइल्ड, परी की बच्ची है. हैज बीन मॉडल ऑन हॉथॉर्न्स ओन डॉटर ऊना. याद रखिएगा, क्या नाम है,
ऊना के नाम पे, जो हैथॉर्न की खुद की बेटी थी, उसके से मॉडल किया गया है। वन डे चिलिंगवर्थ फाइंड्स आउट, एक दिन जो चिलिंगवर्थ है यानी हेस्टर का जो हस्बैंड है, फाइंड्स आउट देयर वाज ए लेटर, यानी एडल्ट्री वाला लेटर, इम्प्रिंटेड ऑन डिम्सडेल चेस्ट, यहां पर भी वो बना हुआ था, यानी डिम्सडेल खुद क्या कर रहा था, उस पाप को सहन कर रहा था, महसूस कर रहा था। डिम्सडेल वॉचेस अ मीटियोर, क्या कहता है, धूमकेतु देखता है डिम्सडेल जंगल में, ठीक है, जब खड़ा हुआ है, ट्रेस अ लेटर ए, और वहां पे पाता है कि ये ए लेटर इसमें इन द स्काई, ही कन्फ्रंट्स हिज रोल इन हेस्टर्स सिन, और वो अपने रोल को याद करता है हेस्टर के पाप में, एंड रियलाइजेस दैट ही कैन नो लॉन्गर डिनाई हिज डीड, और क्या करता है, और महसूस करता है कि वो अपने, ठीक है, कर्मों को नकार नहीं सकता है, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके परिणाम को, उसके अंदर हिम्मत आती है कि वो जाकर के सब कुछ बता देगा। हेस्टर्स पोजीशन हैज राइजन बिकॉज ऑफ हर चैरिटी, हेस्टर की जो पोजीशन है वो उसकी चैरिटी की वजह से, ठीक है, बढ़ गई है। वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। हर स्कारलेट, यानी उसका जो ये लेटर है ए, अब एडल्ट्री नहीं, किसके लिए स्टैंड हो रहा है, एबल, वो एक योग्य महिला है, ठीक है। We see this transformation in Hester Prynne's character, right? Dimmesdale confesses his sin. Dimmesdale अपने पापों को, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, कन्फेस कर लेता है, that he established relationship with Hester, कि उसने हेस्टर के साथ संबंध बनाए, and commits suicide on that very stage, और फाइनली नॉवेल में क्या करता है, वो उसी स्टेज पर क्या करता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है। अब ये है समरी नॉवेल की। जून 1642 की बात है, याद रखिएगा, क्या है, जून 1642, इन द प्यूरिटन टाउन ऑफ बॉस्टन, कहां पर, ठीक है, बॉस्टन के प्यूरिटन टाउन में, ठीक है, अ क्राउड गेदर्स टू विटनेस, एक भीड़ इकट्ठा होती है, टू विटनेस एन ऑफिशियल पनिशमेंट, एक सजा देनी जानी है। अ यंग वुमन हेस्टर प्राइन, एक यंग महिला है हेस्टर प्राइन, हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एडल्ट्री, उसे क्या किया गया है, एडल्ट्री यानी दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बनाने पर, जब उसका पति खुद जिंदा हो, उसका दोषी पाया गया है, एंड मस्ट वियर अ स्कारलेट ए, और उसे क्या करना होगा, एक स्कारलेट ए, लाल रंग का ए पहनना होगा, ऑन हर ड्रेस, अपनी ड्रेस पर, एज अ साइन ऑफ सेम, ठीक है, कि क्या होगा, एक शर्म का ये प्रतीक होगा। फर्दरमोर आगे, सी मस्ट स्टैंड ऑन द स्कैफोल्ड, यानी उसे उस जगह पर खड़ा होना है, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक, एक्सपोज टू पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ताकि जो पब्लिक है, जनता है, उसको ह्यूमिलिएट कर सके। एज हेस्टर अप्रोचेस द स्कैफोल्ड, जैसे ही हेस्टर स्कैफोल्ड के पास पहुंचती है, उस चबूतरे के पास में, मेनी ऑफ द विमेन इन द क्राउड, बहुत सारी महिलाएं, ठीक है, भीड़ में, आर एंगर्ड बाई हर ब्यूटी, कितना बड़ा सटायर है, सोचिए। समस्या ये नहीं है कि उसने एडल्ट्री कमिट की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने की होती, किसका पता चलता है, लेकिन गुस्सा किस बात को लेकर के है, उसकी खूबसूरती का, एंड क्वाइट डिग्निटी, कि उसका सम्मान अभी भी बना हुआ है ऐसी सिचुएशन में भी आकर के। व्हेन डिमांडेड, जब उससे मांग की जाती है, एंड काजोल, काजोल मतलब क्या होता है, फुसलाना, ठीक है, बहकाना, टू नेम द फादर ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है, कि वो उसके बच्चे का नाम बताए, हेस्टर रिफ्यूजेस, हेस्टर मना कर देती है। एज हेस्टर लुक्स आउट ओवर द क्राउड, जब हेस्टर बाहर क्राउड की ओर देखती है, सी नोटिसेस, तो उसे महसूस होता है, अ स्मॉल मिस हैपन मैन, ठीक है, एक छोटा आदमी, ठीक है, आदमी, रिकॉग्नाइजेस हिम, जो उसे पहचान जाता है, एज हर लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड, ठीक है, और ये हेस्टर उसे पहचान जाती कि वो क्या है, उसका लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड है, ठीक है, पुराना खोया हुआ पति, हु हैज बीन प्रिज्यूम्ड लॉस्ट एट सी, यानी हेस्टर ने संबंध बनाए भी तो क्यों, क्योंकि वो ये मानती थी, बहुत साल हो गए थे उसको आए हुए, 2-3 साल, कि वो क्या है, समुद्र में खो गया, उसकी मौत हो गई है। व्हेन द हस्बैंड सीज हेस्टर सेम, और जब हस्बैंड जो पति है वह हेस्टर की सेम को देखता है, ही आस्क्स अ मैन इन द क्राउड, वो भीड़ में से एक आदमी से पूछता है, अबाउट हर, उसके बारे में, एंड इज टोल्ड, और उसे बताया जाता है, द स्टोरी ऑफ हिज वाइफ्स एडल्ट्री, ठीक है, वो कहानी किसको लेकर के,
अपनी पत्नी की, उसकी पत्नी की एडल्ट्री को लेकर के ही एंग्रली एक्सक्लेम्स, ठीक है, वो गुस्से में एक्सक्लेम करता है दैट द चाइल्ड्स फादर, की जो बच्ची का पिता है यानी पर्ल का जो पिता है, द पार्टनर इन एडल्ट्रस एक्ट, यानी जो हिस्सेदार है उस पाप में, शुड ऑल्सो बी पनिश्ड, उसे भी उसी तरीके से क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, दंडित किया जाना चाहिए। एंड वोज, और कसम खाता है, टू फाइंड द मैन, कि वो इस आदमी को ढूंढ करके रहेगा। ही चूजेस अ न्यू नेम, और वो अपना एक नया नाम, ठीक है, चूज करता है, रोजर चिलिंगवर्थ, टू एड हिम इन हिज प्लान, यानी उसका वो असली नाम नहीं है, ठीक है, ताकि क्या करे, वो उसको पता लगा सके उसके बारे में, किसके बारे में, ये कि कौन वो आदमी है, और उसका जो प्लान है वो सफल हो जाए। रिवरेंड जॉन विल्सन एंड द मिनिस्टर ऑफ हर चर्च, ठीक है, आर्थर डिम्सडेल क्वेश्चन हेस्टर, आर्थर डिम्सडेल जो सच में पिता है उस बच्ची का, वो भी क्या कर रहा है, हेस्टर से सवाल कर रहा है, बट शी रिफ्यूजेस टू नेम हर लवर, लेकिन वो अपने पति का, सॉरी अपने लवर का नाम बताने से मना करती है। आफ्टर शी रिटर्न्स टू हर प्रिजन सेल, जब वो अपनी जेल में आती है, द जेलर ब्रिंग्स इन रोजर चिलिंगवर्थ, ठीक है, तो जेलर क्या करता है, रोजर चिलिंगवर्थ जो उसका हस्बैंड है उसको लेकर के वहां पर आता है, अ फिजिशियन जो कि एक डॉक्टर है, टू काम हेस्टर, क्यों हेस्टर को शांत कराए, एंड हर चाइल्ड विथ हिज रूट्स एंड हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियों से अपने क्या करे, वो उसको शांत करे, ठीक है, कुछ बीमार है तो उसको लेकर के। डिसमिसिंग द जेलर, जेलर को हटाने के बाद, चिलिंगवर्थ फर्स्ट ट्रीट्स पर्ल, चिलिंगवर्थ क्या करता है, पहले पर्ल का इलाज करता है जो कि हेस्टर का बेबी है और डिम्सडेल का, एंड देन डिमांड्स टू नो द नेम ऑफ द चाइल्ड्स फादर, उसके बाद डिमांड करता है कि तुम उस बच्ची का नाम मुझे, सॉरी बच्ची के पिता का नाम बताओ। व्हेन हेस्टर रिफ्यूजेस, जब हेस्टर मना करती है, ही इंसिस्ट्स, कि वो जोर देता है, दैट शी नेवर रिवील दैट ही इज हर हस्बैंड, ठीक है, क्यों क्या करेगा कि वो उसे कभी, ये हेस्टर जो है इस बात को रिवील नहीं करेगी कि वो उसका पति है। इफ शी एवर डज सो, अगर उसने कभी ऐसा किया, he warns her, तो उसको चेतावनी देता है, he will destroy the child's father, तो वो उस बच्ची के पिता को मार देगा। हेस्टर agrees to Chillingworth's terms, हेस्टर चिलिंगवर्थ के शर्तों पर राजी हो जाती है, even though she suspects she will regret it, हालांकि उसे इस बात को लेकर के सस्पेक्ट है, वो शक कर रही है कि वो पछताएगी इस कंडीशन को लेकर के। फॉलोइंग हर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, ठीक है, अपने जेल से रिहा होने के बाद, हेस्टर सेटल्स इन अ कॉटेज, हेस्टर एक कॉटेज में सेटल हो जाती है, एट द एज ऑफ टाउन, जो शहर के क्या है, किनारे पर है, क्योंकि उसने सिन कमिट किया है, एडल्ट्री कमिट की है, तो उसे वहां रहने दिया जाएगा नहीं। अर्न्स अ मीगर लिविंग, और बहुत छोटी मोटी, ठीक है, उसकी आमदनी है, विद हर निडल वर्क, ठीक है, सुइयों का काम कर रही है वो। शी लिव्स अ क्वाइट सॉम्बर लाइफ विद हर डॉटर पर्ल, वो एक बहुत शांत अच्छी जिंदगी कह सकते हैं, ठीक है, जी रही है अपनी बेटी के साथ, पर्ल के साथ। शी इज ट्रबल्ड बाय हर डॉटर्स अनयूजुअल कैरेक्टर, लेकिन अपनी बच्ची के, ठीक है, जो कह सकते हैं असाधारण जो उसके चरित्र है, उस पर वो परेशान रहती है। एज एन इन्फेंट, एक मासूम होते ही, पर्ल इज फैसिनेटेड बाय द स्कारलेट ए, ये क्या है, ठीक है, वो बड़ा आश्चर्यचकित है उस ए लेटर को लेकर के। एज शी ग्रोज ओल्डर, जैसे वो बड़ी होती है, पर्ल बिकम्स कैप्रिसियस एंड अनरूली, पर्ल और शैतान हो जाती है और उस पर कोई शासन तो कर ही नहीं सकता है। हर कंडक्ट स्टार्ट रूमर्स, हर कंडक्ट स्टार्ट रूमर्स, उसका जो व्यवहार है पर्ल का, उससे जो है अफवाहें उड़ने लगती हैं। एंड नॉट सरप्राइजिंगली, और आश्चर्यचकित नहीं होंगे इस बात को लेकर के कि द चर्च मेंबर्स सजेस्ट, जो चर्च के मेंबर हैं वो ये सलाह देते हैं कि पर्ल बी टेकन अवे फ्रॉम हेस्टर, कि पर्ल को हेस्टर से दूर कर दिया जाए, ठीक है। हेस्टर हियरिंग द रूमर्स दैट शी मे लूज पर्ल गोज टू स्पीक टू गवर्नर बेलिंगहम, क्या करती है हेस्टर, जब इस अफवाह को सुनती है कि उसको उसकी बेटी से अलग कर दिया जाएगा, तो वो गवर्नर बेलिंगहम के पास जाती है। विद हिम आर रेवरेंड विल्सन, उसके साथ रेवरेंड विल्सन हैं और डिम्सडेल हैं। व्हेन विल्सन क्वेश्चंस पर्ल, जब विल्सन सवाल करते हैं पर्ल से अबाउट द कैटेचिज्म, ठीक है, इसको लेकर के, शी रिफ्यूजेस टू आंसर, ठीक है, वो क्या करती है, जवाब देने से मना कर देती है। इवन दो शी नोज द करेक्ट रिस्पॉन्स,
ठीक है, वो जानती है कि असल में क्या करेक्ट रिस्पॉन्स होगा इसका। 10 जियोपार्डिजिंग हर गार्जियनशिप, और इस तरीके से अपनी वो जो संरक्षण, ठीक है, वाली जो कंडीशन थी उसको जियोपार्डिजिंग का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना, उसको खतरे में डाल लेती है। हेस्टर अपील्स टू रेवरेंड डिम्सडेल, वो रेवरेंड डिम्सडेल से अपील करती है इन डिस्प्रेशन, बेचैनी में, एंड द मिनिस्टर परसुएट्स द गवर्नर, और ये कौन मिनिस्टर है, वही उसका पिता भी है पर्ल का, तो वो गवर्नर को परसुएट करता, सलाह देता है टू लेट पर्ल रिमेन इन हेस्टर्स केयर, कि पर्ल को हेस्टर की केयर में रहने दिया जाए। बिकॉज रेवरेंड डिम्सडेल्स हेल्थ हैज बिगन टू फेल, क्योंकि रेवरेंड डिम्सडेल की हेल्थ अब जो है वो खराब होना शुरू हो गई है। द टाउन्स पीपल आर हैप्पी टू हैव चिलिंगवर्थ, अ न्यूली अराइव्ड फिजिशियन, टेक अप लॉजिंग्स विद देयर बिलवेड मिनिस्टर। ठीक है, कि क्या होगा, चिलिंगवर्थ आएगा और क्या करेगा, लॉजिंग्स विद देयर बिलवेड मिनिस्टर, उनके प्यारे मंत्री के साथ रहना शुरू कर देगा। और यही तो चाहता था चिलिंगवर्थ कि वो क्या करे, वो पता लगा पाए, बीइंग इन सच क्लोज कांटेक्ट विद डिम्सडेल, और जब डिम्सडेल के इतने कांटेक्ट में आता है चिलिंगवर्थ बिगिंस टू, वो क्या कर शुरू करता है, सस्पेक्ट दैट द मिनिस्टर्स इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ सम अनकन्फेस्ड गिल्ट, कि जो मंत्री की हालत है वो इस वजह से हुई है क्योंकि मंत्री ने क्या किया है, कोई पाप उसके अंदर है, अपराध जिसको उसने अनकन्फेस किया, यानी कन्फेस नहीं किया है, अपने पाप क्यों लेकर के उसने क्षमा याचना नहीं की है। He applies psychological pressure to the minister, वो क्या करता है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है मंत्री के ऊपर, बिकॉज ही सस्पेक्ट्स, क्योंकि उसे ये सस्पेक्ट है डिम्सडेल्स टू बी पर्ल्स फादर, कि वो इस बात की शंका में है कि यही असल में डिम्सडेल का पर्ल का फादर है। वन इवनिंग, एक शाम को, पुलिंग द स्लीपिंग डिम्सडेल वेस्टमेंट असाइड, जब वो क्या करता है, सोते हुए डिम्सडेल की वेस्टमेंट यानी बनियान को हटाता है, चिलिंगवर्थ सीज समथिंग स्टार्टलिंग, तो देखता है कुछ चीजें वो जिससे वो चौंक जाता है। ऑन द स्लीपिंग मिनिस्टर्स पेल चेस्ट, वहां पर उसकी कमजोर चेस्ट पर अ स्कारलेट लेटर ए, यानी कि हेस्टर प्राइम जिस लेटर को बियर कर रही थी, क्या कर रहा है, डिम्सडेल भी अपराध बोध में उस लेटर को बियर कर रहा है। टॉर्मेंटेड बाय हिज गिल्टी कंसाइंस, अपनी इस चेतना से प्रताड़ित होकर के डिम्सडेल गोज टू द स्क्वायर वेयर हेस्टर वाज पनिश्ड ईयर्स अर्लियर, यानी इतने साल पहले जहां पर हेस्टर को दंडित किया जाता है वो वहां पर जाता है। क्लाइंबिंग द स्कैफोल्ड, चबूतरे पर चढ़ता है, he sees हेस्टर, वो हेस्टर को देखता है, एंड पर्ल को, एंड कॉल्स टू देम टू जॉइन हिम, उनको बुलाता है कि उसके साथ आकर के खड़े हों। he admits his guilt to them, ठीक है, वो अपना, ठीक है, जो अपराध है उनसे स्वीकार करता है, बट कैन नॉट फाइंड द करेज टू डू सो पब्लिकली, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसको जाहिर करने की हिम्मत उसको नहीं हो रही है। सडनली डिम्सडेल सीज अ मेटियोर, और अचानक से डिम्सडेल एक धूमकेतु को देखता है ऊपर, फॉर्मिंग व्हाट अपीयर्स टू बी अ जाइजेंटिक ए इन द स्काई, एक विशाल अल्फाबेट ए का निर्माण हो रहा है जब वो डिम्सडेल और पर्ल के साथ में जंगल में खड़ा है और चिल्ला रहा है, तभी उसे एक मेटियोर दिखता है और वहां पर ए वर्ड का निर्माण हो रहा है साइमल्टेनियसली, और इसके तुरंत बाद पर्ल पॉइंट्स टुवर्ड्स द शैडोई फिगर ऑफ, पर्ल इशारा करती है शैडोई फिगर, जो छाया दिख रही है, फिगर किसकी, ऑफ रोजर चिलिंगवर्थ, ठीक है, रोजर चिलिंगवर्थ की फिगर की ओर इशारा करती है। हेस्टर शॉक्ड बाय डिम्सडेल deterioration decides to obtain release from her vow of silence to her husband, ठीक है, हेस्टर शॉक्ड बाय डिम्सडेल डिटेरियोरेशन, यानी डिम्सडेल की जो शारीरिक, ठीक है, कमजोरी हो रही है उसको देख करके शॉक्ड होकर के वो निर्णय लेती है कि क्या करेगी, रिलीज फ्रॉम हर वो टू साइलेंस टू हर हस्बैंड, कि अभी तक वो अपने पति का नाम नहीं बता रही थी, ये बात अब नहीं रहेगी, अपने पति का नाम ओपन कर देगी। इन हर डिस्कशन ऑफ दिस विद चिलिंगवर्थ, और जब ये उसको लेकर के डिस्कस कर रही है चिलिंगवर्थ के साथ में, शी टेल्स हिम हिज ऑब्सेशन विद रेवेंज मस्ट बी स्टॉप्ड इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन सोल, ठीक है, कि क्या करती है, उसे बताती है कि हिज ऑब्सेशन विद रेवेंज मस्ट बी स्टॉप्ड, कि क्या करेगा, चिलिंगवर्थ अपना जो बदला लेने की भावना उसको वो
स्टॉप कर दे, ताकि क्या करे, सेव हिज ओन सोल, अपनी आत्मा को बचाने के लिए कम से कम, कि तुम पाप, ठीक है, कर रहे हो बदले की भावना में आकर के। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, हेस्टर मीट्स डिम्सडेल इन द फॉरेस्ट। हेस्टर क्या करता है, वो डिम्सडेल से मिलता है जंगल में, वेयर सी रिमूव्स द स्कारलेट लेटर फ्रॉम हर ड्रेस, जहां पर वो उसके ड्रेस से, ठीक है, क्या करती है, अपनी ड्रेस से, समझ रहे हैं, निकाल लेती है उस लेटर को, एंड आइडेंटिफाइज हर हस्बैंड, ठीक है, एंड हिज डिजायर फॉर रिवेंज। वो बताती है किससे, डिम्सडेल से, कि असल में मेरा पति कौन है और वो तुम्हारे ही साथ रह रहा है ताकि तुमसे अपना बदला वो ले सके। इन दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत में, सी कन्विंसेस डिम्सडेल टू लीव बोस्टन, ठीक है, वो उसको कन्विंस करती है कि वो बोस्टन जगह को छोड़ दे, बोस्टन को छोड़ दे, इन सीक्रेट ऑन अ शिप, किसी जहाज से, टू यूरोप, और यूरोप चला जाए, वेयर दे कैन स्टार्ट लाइफ अन्यू, जहां पर वो एक नई जिंदगी को शुरू कर सकें, ठीक है। वो डिम्सडेल को सलाह देती है कि तुम किसी जहाज से बाहर चले जाओ ताकि हम एक नई जिंदगी को शुरू कर सकें। रिन्यूड बाय दिस प्लान, इस योजना से रिन्यू होकर के, द मिनिस्टर सीम्स टू गेन न्यू एनर्जी, मिनिस्टर को क्या होता है, उसे महसूस होता है कि उसे नई एनर्जी मिल रही है। पर्ल हाउएवर रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज ईदर ऑफ देम, हालांकि पर्ल क्या करती है, वो उन दोनों को एक्नॉलेज करने से मना कर रही है, until Hester replaces her symbol of shame on her dress, ठीक है, कब तक, जब तक क्या होगा, हेस्टर रिप्लेसेस हर सिंबल ऑफ सेम ऑन हर ड्रेस, अपनी ड्रेस से वो चीज को हटा नहीं दे। रिटर्निंग टू टाउन, ठीक है, जब वो टाउन की ओर लौट रहे हैं, डिम्सडेल लूजेस हार्ट इन दियर प्लान, डिम्सडेल क्या होता है, वो अपना, ठीक है, जो माइंड था उसका चेंज हो जाता है, उस योजना जो बनाया हुआ है कि वो यूरोप चला जाएगा और वहां रहेगा, वो चीज उसके माइंड से निकल जाती है। He has become a changed man, वो क्या हो चुका है, एक बदला हुआ आदमी बन गया है, and knows he is dying, और वो जानता है कि वो मर रहा है। Meanwhile, और उसी समय, Hester is informed by the captain of the ship, हेस्टर को यह बताया जाता है शिप के कैप्टन के द्वारा, on which she arranged passes, ठीक है, जहां से उसने निकलने की योजना बनाई थी, that रोजर चिलिंगवर्थ will also be a passenger, कि रोजर चिलिंगवर्थ जो उसका पति है वो भी वहां पर उसके साथ में जा रहा है, वो भी एक यात्री है। ऑन इलेक्शन डे, चुनाव का दिन आता है, डिम्सडेल गिव्स व्हाट इज डिक्लेयर्ड टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट इंस्पायर्ड सरमन्स, ठीक है, डिम्सडेल अपना सरमन देता है, ठीक है, उपदेश देता है, बट एज द प्रोसेशन लीव्स द चर्च, लेकिन जैसे जुलूस चर्च की ओर जा रहा होता है, डिम्सडेल स्टम्बल्स, डिम्सडेल लड़खड़ाता है, एंड ऑलमोस्ट फॉल्स, और लगभग गिर जाता है। सीइंग हेस्टर एंड पर्ल इन द क्राउड वाचिंग द परेड, और जब वो ये देख रहा है कि हेस्टर और पर्ल भी क्या हैं, भीड़ में हैं और परेड को देख रहे हैं, he climbs upon the scaffold, तो वही उस ऊपर चबूतरे पे चढ़ जाता है, and confesses his sin, और अपने पाप को कन्फेस कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, dying in Hester's arm, और उसकी मौत हेस्टर के आर्म्स में हो जाती है, यानी हेस्टर के हाथों में उसकी मौत हो जाती है। लेटर, बाद में, विटनेसेस स्वेयर, जो गवाह हैं वो इस बात को स्वेयर करते हैं, कसम खाते हैं, that they saw a stigmata on in the form of a scarlet A upon his chest, ठीक है, कि उन्होंने उसकी चेस्ट पर एक स्कारलेट ए देखा। चिलिंगवर्थ लूजिंग हिज रेवेंज, ठीक है, अब चिलिंगवर्थ के अंदर बदले की जो भावना है वो खत्म हो गई है। डाइज शॉर्टली देयर आफ्टर, कुछ क्षणों बाद, ठीक है, कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है, एंड लीव्स पर्ल अ ग्रेट डील ऑफ मनी, और पर्ल के नाम पर वो बहुत अच्छे खासे पैसे छोड़ करके जाता है। इनेबलिंग हर टू गो टू यूरोप, इतना कि वो यूरोप चली जाए विद हर मदर, अपनी मां के साथ में, एंड मेक अ वेल्दी मैरिज, और अच्छा खासा, ठीक है, अच्छी खासी शादी वो कर ले। सेवरल ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, हेस्टर रिटर्न्स टू बॉस्टन, यानी ये यूरोप से वापस आई है बॉस्टन, रिज्यूम्स वियरिंग द स्कारलेट लेटर, क्या करती है वो फिर से, ठीक है, उस लेटर को पहनना शुरू कर देती है, एंड बिकम्स अ पर्सन, एक ऐसी इंसान बन जाती है, टू हुम अदर वीमेन टर्न फॉर सॉलेस,
ठीक है, जिसकी ओर क्या करें, अदर वीमेन, और जो महिलाएं हैं, टर्न फॉर सॉलेस, एकांत के लिए, सुकून के लिए उसकी तरफ आए। When she dies, जब वो मरती है, she is buried near the grave of Dimmesdale, उसे डिम्सडेल की कब्र के पास में दफनाया जाता है। एंड they share a simple slate tombstone, और वो दोनों क्या करते हैं, एक सिंपल स्लेट tombstone उनके ऊपर लगा हुआ है with the inscription, और ये खुदा हुआ है उस tombstone पर क्या, on a field sable the letter A Gules, ठीक है। तो ये है वहां पर उसके इंस्क्रिप्शन ग्रेव के स्टोन पर, और इस तरीके से हमारी ये नॉवेल खत्म होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी नॉवेल है। नथानियल हॉथॉर्न ने उस, ठीक है, सोसाइटी के इशू को उठाया हुआ है जो उस समय क्या कर रही है, सुपरस्टिशंस में और इतना ज्यादा रिजिडिटी में यकीन रख रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को नॉवेल पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, देखते रहिए तब तक टारेसिस विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।